Hello dear students, again Vinay is here to welcome you in the class of UGC NET for paper second and unit second also. And we will also consider the students of UPTGT, PGT, SET and DSSB examinations. Okay, in previous class, we were talking about the skeletal system in which we have focused and explained about the bone, skeletal system parts, or we can say that, and the various sub dimensions, or we can say that the sub parts of our bone structure system, as well as some elements of internal movement or internal functioning of the bone, and various important function of the bone we have already covered in previous class. We have also covered some questions related to skeletal system. Skeletal system in within is not a very small topic. ये बहुत छोटा टॉपिक नहीं है और इसमें हो सकता है कि एक क्लास और लगेगी हमारी. देखते हैं कि जो मूवमेंट है, बेसिक मूवमेंट्स हैं, उन मूवमेंट्स को हम हो सकता है उसमें अगली वाली क्लास में अभी कवर कर लेंगे. तो जब फिजियोलॉजी हम करेंगे तब हमें कोई परेशानी नहीं होगी. ठीक है, देखिए तो आज जो है दूसरी क्लास है किसकी, स्केलेटल सिस्टम की. और स्केलेटल सिस्टम में आज जो हम पढ़ेंगे, वी विल कवर टुडे टॉपिक दैट इज जॉइंट्स एंड देयर टाइप्स अलोंग विद सम एमसीक्यूज. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम कुछ जॉइंट्स पढ़ेंगे, जॉइंट्स की डेफिनेशन जानने की कोशिश करेंगे, इसका ओरिजिन जानने की कोशिश करेंगे, और फिर फाइनली हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो किससे रिलेटेड होंगे. आज की क्लास से भी सम क्वेश्चन विल बी रिलेटेड टू टुडे क्लास एंड सम रिमेनिंग विल बी रिलेटेड टू प्रीवियस क्लास. राइट, चलिए बहुत अच्छे. चलिए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास को और जानते हैं जॉइंट्स के बारे में. ठीक है, तो जॉइंट इज अल्टीमेटली क्या करना पड़ेगा आपको. जॉइंट बेसिकली आप अगर समझें तो ये नॉर्मली एकदम से समझ में आता है हमें कि जॉइंट बेसिकली है क्या. ठीक है, तो आप इसको भली भांति समझ लीजिए, बहुत ही ज़्यादा मतलब कुछ हार्ड नहीं है इसको बताने में. तो जॉइंट का है एक पर्टिकुलर एक पार्ट है जो क्या करता है, दोनों दो जगह एक दो बोन्स आपस में जुड़ती हैं. ठीक है, अब इसकी डेफिनेशंस को चाहे आप घुमा के फिरा के तोड़ मरोड़ के किसी भी तरह से देख लीजिए, तो बेसिकली होता क्या है, जॉइंट इज अ पर्टिकुलर set of point at which two bone joints in such a way that provide the facility of movement on various degrees. The degrees of movement provide its various type. In medical terminology, is also called ortho. It the word joint ultimately originated from French. So अगर एक सेंटेंस में हम कहना चाहें तो जॉइंट इज अ पॉइंट वेयर टू बोन मेक्स कांटेक्ट. तो जॉइंट एक पर्टिकुलर पॉइंट है जिसपे क्या होता है, दो बोन आपस में कनेक्ट होती हैं, मिलती हैं. ठीक है, इतनी सी बात है जॉइंट के बारे में. अब हम जॉइंट्स के टाइप देखेंगे और जो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो जॉइंट्स के बारे में हम पढ़ेंगे. ठीक है, तो चलते हैं अब नेक्स्ट वाली स्लाइड पे और देखते हैं. चलिए, तो अभी हम पढ़ेंगे, बाकी इन सब चीज़ों के बारे में अच्छी तरह से जानेंगे और जानते ही जानते आपको पूरी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि किस तरह से मतलब हम आगे पढ़ने वाले हैं. ठीक है, तो अभी ज़्यादा टाइम नहीं खराब करते हुए चलते हैं फटाफट. कुछ चीज़ें हैं जिनको आप फिर से देख लीजिए. वैसे हमने जो बोन का स्ट्रक्चर था वो कल पढ़ा था, तो आई होप दैट कि आपको सब याद होगा. लेकिन कुछ जॉइंट्स में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आएंगी जो आपको हो सकता है परेशान करें, तो आई होप दैट कि आप अभी यहाँ समझ लीजिए, फिर उसके बाद में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी. ठीक है, तो बोन ये वाला पार्ट जो होता है वो मोस्टली पोरस पार्ट होता है. ठीक है, ये वाला पार्ट. दूसरा आर्टिकुलेशन कहाँ होता है, ये एक जगह है, इसमें बाद में हम लोग और अच्छे से इसको पढ़ेंगे जब इसका सिनेप्स गैप वगैरह जब आप पढ़ेंगे तब. ठीक है, तो आर्टिकुलेशन किसके थ्रू होता है, कार्टिलेज के थ्रू. तो ये इंटरनल जो पार्ट है ये आर्टिकुलेशन कार्टिलेज है. ठीक है, ये अंदर वाली जो बीच की जगह रह जाती है उसको हम बोलते हैं जोन कैविटी. ठीक है, यहीं से हमारा साइनोवियल फ्लूइड वगैरह सब इसी में रिलीज होता है.
अच्छा, इसी पे एक हल्की सी लेयर होती है यहाँ पे, हल्की सी, उस लेयर को क्या बोलते हैं हम? उसी हल्की सी लेयर को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं आप उसको? कार्टिलेज। ठीक है, ये ऊपर यहाँ हल्की सी ऊपर साइड में होती है। अच्छा, आर्टिकुलर कैप्सूल इसको बोलते हैं। ठीक है, ये जस्ट ऊपर होता है किसके, जो कार्टिलेज होती है उसके बाद। साइनोवियल मेम्ब्रेन, ये आपको कलर से यहाँ पे दिख रही होगी। साइनोवियल मेम्ब्रेन, द वर्क ऑफ साइनोवियल मेम्ब्रेन इज, ये साइनोवियल मेम्ब्रेन आपके लिए बेसिकली क्या करती है कि जो साइनोवियल फ्लूइड होता है, जो साइनोवियल फ्लूइड का मूवमेंट होता है वो इस एरिया में बढ़ जाता है। साइनोवियल फ्लूइड का मूवमेंट जब किसी एरिया में बढ़ जाएगा तब क्या होगा, तब बेसिकली वहाँ पे जॉइंट की जो फ्लेक्सिबिलिटी है, जो वर्किंग कैपेसिटी है, वो थोड़ी सी बढ़ जाती है। या फिर मतलब मैं यूँ कहूँ तो आप इस तरह से समझ लीजिए कि जो रेंज ऑफ मोशन है वो अल्टीमेटली क्या होता है, वो बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए एपिसेल्विकल बोन देख लीजिए, आर्टिकुलेट, यहाँ लिगामेंट जो है वो किस तरह से होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको जो है यहाँ पे दिख जाती हैं। तो आई होप दैट कि ये आपको समझ में आनी चाहिए पूरी चीज़। ठीक है, चलिए, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए, बढ़िया बढ़िया। हाँ बेटा। चलिए चलिए। अब आते हैं जॉइंट क्लासिफिकेशन पे। द नंबर ऑफ जॉइंट्स डिपेंड ऑन इफ द सिस्मोइड आर इंक्लूडेड और नॉट इंक्लूडेड। अगर सिस्मोइड वहाँ पे इंक्लूड है या नहीं है, इस बेसिस पे हमें देखना पड़ेगा। एज ऑफ द मैन, डेफिनेशन ऑफ द जॉइंट्स, अगर यहाँ पे थोड़ी सी देख लीजिए आप। एक्चुअली है क्या इसमें कि जो एस्टिमेटेड नंबर ऑफ बोन्स हैं, नंबर ऑफ बोन्स के आधार पे ही जितनी ज्यादा बोन्स होंगी, छोटे या बड़ी, तो वो बोन क्या होंगी, आपस में आर्टिकुलेट होंगी कहीं पे। जब आर्टिकुलेशन जिस जगह पे होगा वहीं पे हमारा जॉइंट फॉर्म होगा। ठीक है, तो 250 से लेके 230 जॉइंट जो है वो ह्यूमन बॉडी में होते हैं। ठीक है, इनको जो क्लासिफाई किया जाता है बड़े लेवल पे, वो दो तरह से किया जाता है, स्ट्रक्चरली और फंक्शनली। वैसे हम क्या करते हैं, वैसे हम अपनी उसके हिसाब से, किसके हिसाब से, हाँ, अपने फायदे के अनुसार हम अलग अलग तरीका से उसको डिवाइड कर लेते हैं, जिससे कि ह्यूमन कन्वीनियंस बनी रहे और स्टूडेंट जो है वो अच्छे तरह से किसी भी चीज़ को सुगमता से पढ़ पाए, उनको कोई परेशानी नहीं हो, जो भी स्टूडेंट जो है वो पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, तो ये एक चीज़ है जो काफ़ी मतलब किस लिए यूज की जाती है, सिर्फ इसलिए यूज की जाती है ताकि हमारे जो स्टूडेंट हैं, जो बच्चे हैं, वो उनको समस्या पैदा नहीं हो पढ़ने में और समझने में। While the functional classification determined by the degree of movement between the articulation of bone। अब यहाँ ये डिपेंड करता है कि कितनी डिग्री पे मूवमेंट होगा, किस प्लेन में मूवमेंट होगा, रोटेशनल मूवमेंट होगा या फिर प्लेनर मूवमेंट होगा। तो और वो मूवमेंट जो होगा वो एक्सिस के अलोंग होगा या अलोंग द एक्सिस होगा। तो ये सारी चीजें जो है वो डिसाइड करेंगे कि किस किस टाइप की हमारे जो जॉइंट होंगे वो होंगे। ठीक है, तो एक ओवरव्यू यहाँ देखते हुए चलते हैं, फिर ओवरव्यू देखने के बाद हम जो है आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो अभी आप देखिए इसको, बहुत ठीक से आप देख लीजिए यहाँ पे। तो एक्चुअली इसको देखिए, जो पाइवोट जॉइंट है, पाइवोट जॉइंट में क्या होता है, ये कुछ इस तरह से आपका जॉइंट रहेगा कि बीच में एक एक्सिस रहेगी आपकी इस तरह से, और आसपास रिंग, जैसे आपकी जो गर्दन है वो जो घूमती है। ठीक है, और रेडियो अल्नर मूवमेंट जो रहता है वो भी मूवमेंट पाइवोट जॉइंट में आता है। ठीक है, फिर उसके बाद हिंज जॉइंट। अच्छा, हिंज जॉइंट को आप कुछ इस तरह समझ लीजिए, जो जैसे आपके घर में दरवाजे होते हैं, तो दरवाजे का जो मूवमेंट होता है एक फिक्स एक्सिस पे, मतलब टू एंड फ्रो टाइप का मूवमेंट होता है, एक पर्टिकुलर पॉइंट तक जाएगा और एक पर्टिकुलर पॉइंट तक आएगा। ठीक है, कॉन्डिलॉइड मूवमेंट क्या होता है, कॉन्डिलॉइड मूवमेंट एक तरह से समझ लीजिए कि आप जो पाइवोट जॉइंट होता है उसी की तरह का मूवमेंट होता है, लेकिन कॉन्डिलॉइड जॉइंट में क्या रहेगा, दो साइड, दो डायमेंशनल मूवमेंट उसमें पॉसिबल होता है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में अभी देखो आप यहाँ पे देख रहे हैं,
हम, हाँ बेटा जल्दी से क्लास खत्म करेंगे आज, कल की क्लास बहुत ज़्यादा लंबी हो गई थी। तो चलिए, तो इसमें क्या होता है, इसमें लगभग लगभग क्या हर टाइप के मूवमेंट जो है वो इसमें पॉसिबल होते हैं, चाहे आप एडक्शन करिए, एबडक्शन करिए, रोटेशनल मूवमेंट करिए, सरकमडक्शन करिए, सारे मूवमेंट जो है वो यहाँ पे अलाउ होंगे। आगे आने वाली जो फिजियोलॉजी की क्लास होगी उसमें हम ये वेरियस काइंड ऑफ मूवमेंट पढ़ेंगे, तब आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी, ठीक है, कि वेरियस काइंड्स ऑफ मूवमेंट जो होते हैं वो क्या होते हैं, और उसमें प्लेन का रोल क्या होता है, एक्सिस का रोल क्या होता है। वी all these concept we will talk on physiology class, right? So planar joint, planar joint क्या होता है, इसमें दो प्लेन रहते हैं, टू प्लेन्स will slide past to each other, वो एक दूसरे पे फिसलते हैं और इसमें मूवमेंट होता है। तो इस स्ट्रक्चर को मेरे को लगाने का जो मेन उद्देश्य था वो यही था कि आपको कम से कम ये आइडिया हो जाए, एक रफली आइडिया हो जाए कि कौन सा वाला जॉइंट जो है वो किस एरिया में है। अच्छा, जब आपको पता चल जाएगा कि कौन सा वाला एक पर्टिकुलर जॉइंट एक पर्टिकुलर एरिया में, जैसे पैरों में ये जॉइंट है आपका प्लेनर जॉइंट, तो आपको याद रहेगा कि यार यहाँ पे मूवमेंट कैसे होता है, राइट। तो इसलिए मैंने यहाँ पे पहले इसको ओवरव्यू रखा था, उसके बाद है ये सैडल जॉइंट। सैडल जॉइंट में क्या होता है कि दो बोन होती हैं जो कर्व्ड होती हैं थोड़ी सी और एक दूसरे पर फिसलती हैं। इस टाइप का जॉइंट जो है वो उंगलियों के बीच में आपको हो सकता है, या फिर सैडल जॉइंट जो होता है वो मेनली आपका होता है अंगूठे के मूवमेंट में। वो भी कैसे होता है हम आगे पढ़ेंगे अभी, ठीक है। चलिए, फिर मेरे प्यारे बच्चों आगे आते हैं। इसमें जो जॉइंट्स हैं, इसको मैंने फिगर को सिर्फ इसलिए लगाया कि आपको ये सिर्फ ओवरव्यू है, पूरा एक्सप्लेनेशन हम अभी आगे आने वाली क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे आप समझ लीजिए कि क्या क्या पढ़ना है हमें। इसमें हमने जॉइंट है वो मूवमेंट के आधार पे यहाँ पे डिवाइड किया हुआ है इसको जॉइंट को, ठीक है। इसमें सिंडार्थमोसिस है। सिनार्थ्रोसिस का मतलब ये होता है ये एक जॉइंट है, ठीक है, फाइब्रस टाइप का जॉइंट है। सिनार्थ्रोसिस में क्या होगा, ये इमूवेबल रहेगा, इसमें जो भी जॉइंट होगा मेरे प्यारे बच्चों, इसमें कोई भी मूवमेंट नहीं होगा। जैसे हेड में आपका जो सूचर होता है, कोरोनल सूचर होता है, कोरोनल सूचर पे कोई मूवमेंट होता है आपकी खोपड़ी में, नहीं होता। जैसे आपके दांत हो गए, दांतों में कोई मूवमेंट हो पाता है क्या, नहीं होता वहां पे। तो इस टाइप के जॉइंट जो फिक्स होते हैं एक तरह से, उन जॉइंट को क्या बोलते हैं हम, सिनार्थ्रोसिस बोलते हैं, या इमूवेबल जॉइंट बोलते हैं, या फिर फिक्स्ड जॉइंट बोलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आता है एम्फी आर्थ्रोसिस। एम्फी आर्थ्रोसिस में क्या होता है, हल्का फुल्का मूवमेंट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपका पेल्विक का मूवमेंट हो गया, स्लाइड मूवमेंट, और कहाँ होता है आपका हल्का फुल्का वर्टिब्रल कॉलम का मूवमेंट हो गया, ठीक है। तो ये सारे हल्के हल्के जो मूवमेंट होंगे, लिटिल मूवमेंट, फ्रीली मूवमेंट नहीं होगा इसमें, तो इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे हम एम्फी आर्थ्रोसिस। और लास्ट वाला जो बच जाता है हमारा, ये सैनोवियल जॉइंट का ही ये सारा पार्ट होता है इसका, कौन से वाले का, इसको बोलते हैं डाई आर्थ्रोसिस, ठीक है। आप याद रखेंगे डाई आर्थ्रोसिस जो होता है वो किसका होता है, सैनोवियल जॉइंट का होता है। सैनोवियल जॉइंट का क्या मतलब होता है, the main meaning of synovial joints or the facility provided by the synovial joints is that all, yeah, most kind of movement will takes place in synovial joint, right? Okay, चलिए अब हम पढ़ते हैं आगे। इसको थोड़ा सा देख लीजिए ताकि आपको ये बिल्कुल से समझ में आ जाए कि पाइवोट जॉइंट जो है वो क्या है। एक सॉरी, ये यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ये नहीं नहीं ठीक है, सही है। ओके गुड। तो पाइवोट जॉइंट में क्या होगा, एक एक्सेस होगी जो अभी हमने दिखाई थी, एक्सेस के रोटेशनल मूवमेंट होगा जो गर्दन का होगा आपका। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट आप देखिए शोल्डर में, जहां आप एडप्शन, एक्शन, फ्लेक्शन, ये सारे मूवमेंट के साथ साथ सरकमडक्शन और रोटेशन भी कर पाए, तो वो क्या होगा आपका बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ऐसा जॉइंट है जो ये सारी फैसिलिटी आपको प्रोवाइड कराता है, राइट। ग्लाइडिंग जॉइंट में क्या होता है कि कर्व्ड दो सरफेस होते हैं, हल्के से कर्व्ड, और वो एक दूसरे पे बोन क्या होती है वो फिसलती है, ठीक है। फिर आपका हिंज जॉइंट, हिंज जॉइंट मैंने बताया था कि आपका, आप अपना जो डोर है उसको समझ लीजिए। और सैडल जॉइंट जो है, सैडल जॉइंट अंगूठे में, जिसको मैंने बताया आपको अंगूठे में फिसलने के लिए। ग्लाइडिंग में क्या होता है, वो ग्लाइड करते हैं एक सरफेस पे, एक सरफेस दूसरे सरफेस पे ग्लाइड करता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कॉन्डिलॉइड जॉइंट। कॉन्डिलॉइड जॉइंट में क्या दो कर्व्ड सरफेस होते हैं कॉन्वेक्स टाइप के, और वो एक दूसरे पे क्या होते हैं मूवमेंट करते हैं। चलिए अब आगे हम जो है, और ये सारे जॉइंट जो मैंने अभी बताए ये सारे के सारे किसके पार्ट होंगे, डाईआर्थ्रोसिस। डाईआर्थ्रोसिस मींस साइनोवियल जॉइंट, ठीक है। ओके मेरे प्यारे बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। अब हम इसका क्लासिफिकेशन करेंगे, और क्लासिफिकेशन में हम क्या होगा, बेसिकली आप यहाँ पर देखो बहुत अच्छी तरह से कि जो
क्लिनिकल न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन किस तरह से करते हैं? क्लिनिकल न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन में सबसे पहले होता है मोनो आर्टिकुलेट। इसको आर्टिकुलेशन के बेसिस पे इसको डिवाइड किया जाएगा 3 टाइप में, ठीक है। अब वो तीनों टाइप आप देखिए। मोनो आर्टिकुलर मतलब कनेक्ट कंसंट्रेटिंग ओनली वन जॉइंट, मतलब 2 बोन आ रही हैं वो जुड़ रही हैं, ठीक है, हो गया मोनो। अभी देखिए, अब ओलिगो आर्टिकुलेट, यहाँ पे पर्टिकुलरिटी क्या होगी? ओलिगो आर्टिकुलेट को पहले तो पाउस आर्टिकुलेट भी बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होगा? इसमें 2 या 4 जॉइंट्स तक हो सकते हैं। ऐसी पॉसिबिलिटी कहाँ हो सकती है? आप लोग कमेंट्स बॉक्स में बताओ मुझे। अभी तो सारे मैंने दिखा दिए थे आपको, इसीलिए दिखाए थे ताकि आप भी थोड़ा सा अपना ब्रेन का यूज करेंगे और मेरे लिए थोड़ी आसानी होगी इसमें, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। आगे बढ़ते हैं। ये पॉली आर्टिकुलेट में क्या होता है? कंसंट्रेटिंग 5 और मोर जॉइंट, 5 से ज्यादा जॉइंट अगर आपको एक ही जगह मिलते हैं तो उसको पॉली आर्टिकुलेट बोलते हैं, ठीक है। जैसे आपकी रिस्ट में हो गए, हाँ एंकल में भी होंगे। चलिए, अब आप इनको बहुत अच्छी तरह से समझते चले यहाँ पे, ठीक है। हाँ, जब आप समझते चलेंगे तो मेरे लिए बहुत ईजी होगा। बहुत अच्छी, चलिए। तो joints can also classified on the basis of anatomy and their biochemical properties। अब पहले हमने क्या किया था? हमने किसके बेसिस पे डिवाइड किया था? हमने क्लिनिकल न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन अभी कर लिया। अभी हम ये वाला क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे कर रहे हैं? बायोकेमिकल क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, ठीक है। अब बायोकेमिकल क्लासिफिकेशन में देखिए, अकॉर्डिंग टू द एनाटॉमिक क्लासिफिकेशन जॉइंट्स आर सब डिवाइडेड इनटू द सिंपल and compound depending on the number of bone involved and into the complex। इसमें क्या होगा? बायोकेमिकल जो क्लासिफिकेशन होगा उसमें भी मेरे प्यारे बच्चों 3 टाइप में इसको डिवाइड किया जाएगा, जिसमें सिंपल, सिंपल से आप समझ लीजिए कि 2 आर्टिकुलेशन सरफेस, जैसे शोल्डर जॉइंट हो गया, हिप जॉइंट हो गया, आपका बहुत सारी बोन्स इन्वॉल्व नहीं रहेंगी, सिंपली 2 बोन आगे जुड़ रही है इसमें। कंपाउंड जॉइंट मतलब 3 और मोर आर्टिकुलेशन सरफेस, जैसे रेडियो कार्पल जॉइंट। अब आती है आपकी कॉम्प्लेक्स जॉइंट, 2 और मोर आर्टिकुलेशन सरफेसेस एज एन आर्टिकुलर डिस्क और मेनिसिस। आप नी जॉइंट को इसमें देख लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो आप इसको देखिए कि यहाँ क्या होगा, हम फंक्शनल मूवमेंट के आधार पर क्लासिफिकेशन करेंगे। किसके आधार पर क्लासिफिकेशन करेंगे? फंक्शनल मूवमेंट के आधार पर, ठीक है। तो अब क्या आएगा? अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे आएंगी ये चीजें जिसकी हमने सबसे पहले बात की थी, सिन आर्थ्रोसिस। सिन आर्थ्रोसिस में परमिटेड अ लिटिल और नो मोबिलिटी, या तो होगी तो बहुत बेमालूम, जिसको आप ऐसे ही नंगी आंखों से नेकेड आइज से उसको नहीं देख सकते उसकी मूवमेंट को, ठीक है। तो मोस्ट सिन आर्थ्रोसिस जॉइंट्स आर फाइब्रस जॉइंट्स, जैसे आपका स्कल का जो सूचर है जिसको क्या बोलते हैं? कोरोनल सूचर, इसका नाम याद रखेंगे आप। दूसरा इसमें है क्या? सिनार्थ्रोसिस का एक और नाम है, मतलब सिनार्थ्रोसिस की ही कैटेगरी में इसको रखा जाता है, ये अलग से होता है, गोम्पोसिस बोला जाता है इसको। अब गोम्पोसिस की खासियत क्या है वो समझिए आप। इज आल्सो नोन एज डेंटो एवियोलर सिंड्रेस्मोसिस, is a joint that binds the teeth, bony teeth sockets to the maxillary bone and mandible. The fibrous connection between the tooth and socket is pre-dental ligament। अब इसमें होता क्या है इस बारे में? गोम्फोसिस में, गोम्फोसिस सिर्फ एक ही जगह पे पाया जाता है। इसमें आपके टूथ जो होते हैं वो सॉकेट में जॉइंट होते हैं, मतलब आपके दांतों में जो जॉइंट होता है, में जिस टाइप के जॉइंट्स होते हैं उसको हम बोलते हैं गोम्फोसिस, ठीक है। ये स्पेशली एक ही जगह पे होता है। नो मूवमेंट इज पॉसिबल इन सच पैक एंड सॉकेट जॉइंट, ठीक है। तो ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की ही तरह होता है। फिर हम बात कर रहे हैं किसकी? एमपी आर्थ्रोसिस की, जिसकी अभी हमने ओवरव्यू वहां देखा था, अभी यहाँ पे देख लीजिए। परमिट स्लाइडली मूवमेंट, और ये स्लाइडली मूवमेंट किस तरह की? इसको पहले तो एक चीज और याद रखें आप, सिनार्थ्रोसिस जो जॉइंट है उसको क्या बोलते हैं? फाइब्रस जॉइंट भी बोलते हैं। और फाइब्रस जॉइंट क्या हो गए? इमूवेबल जॉइंट हो गए। तो ये चीज आप जो है थोड़ी सी लॉजिकली इसको मतलब फिट करते चलिए, ठीक है। एमपी आर्थ्रोसिस जो होता है
उसमें क्या होता है, उसको कार्टिलेजियस जॉइंट बोलते हैं। कौन सा बोलते हैं? कार्टिलेजियस जॉइंट। ठीक है। और दूसरा इसमें इसका जो एग्जांपल क्या होगा, इंट्रावर्टिकल डिस्क। अभी मैंने बताया था कि जो आपकी वर्टिब्रल डिस्क होती है उसमें जो स्लाइड मूवमेंट होता है वो किसका पार्ट होता है? एम्पियार्थ्रोसिस का। अब आएंगे हम किसका, किस पे? डाइआर्थ्रोसिस। डाइआर्थ्रोसिस का दूसरा नाम क्या होता है? सनोवियल जॉइंट। मैंने इसको सनोवियल जॉइंट इसलिए रखा है ताकि आपको याद रहे, क्योंकि इसमें बहुत सारे जॉइंट आने वाले हैं। इसमें कई सारे जॉइंट्स हैं जिनको हम अलग अलग पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। सो फ्रीली मूवेबल synovial joints can turn classify into the six group according to the type of movement allowed. इसको अलग अलग 6 जॉइंट्स में तोड़ा गया है। किसको? डायआर्थ्रोसिस को, या फिर आप सनोवियल जॉइंट को। सनोवियल जॉइंट की खासियत क्या है? ये रेंज ऑफ मोशन प्रोवाइड करता है, मतलब मूवमेंट इसमें बहुत ज्यादा होती है, और ये भी बोल सकते हैं फ्रीली मूवेबल भी इसी जॉइंट को बोला जाता है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से जॉइंट आते हैं? प्लेन जॉइंट, वॉल एंड सॉकेट जॉइंट, हिंज जॉइंट इसमें आता है, कॉन्डिलॉइड जॉइंट इसमें आता है, पाइवोट जॉइंट इसमें आता है, और सैडल जॉइंट भी इसी का पार्ट है। ठीक है, आप इसको बहुत अच्छे से याद रखें। ठीक, दूसरा अभी और देखिए, स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन के बेसिस पे इसको अगर हम डिवाइड करें तो हम जो है वो किस तरह से देख पाएंगे इसको। द टाइप ऑफ जॉइंट बेस्ड ऑन दियर स्ट्रक्चर, लेफ्ट टू राइट, कार्टिलेजियस, फाइब्रस एंड साइनोवियल जॉइंट्स। Structural classification names also divided according to their binding tissues. तो ये बात आप याद रखें। And connected bone to each other. There are 4 structural classification of the joints are here. जैसे अभी हम बोल रहे थे, हमने प्रीवियस क्लास, सॉरी जो प्रीवियस स्लाइड पे हम बात कर रहे थे, तब मैंने आपसे बोला था कि इमूवेबल जॉइंट जो होता है उसको फाइब्रस जॉइंट्स भी एक तरह से बोलते हैं। तो फाइब्रस जॉइंट जॉइंट बाय ए dense regular connective tissues that rich in collagen fiber. आप इसका नाम याद रखेंगे, आगे अभी जब हम क्वेश्चन आंसर करेंगे तो हो सकता है उसमें क्वेश्चन आए इससे। ठीक है, कार्टिलेजियस जॉइंट जॉइंट बाय द कार्टिलेज। देयर आर 2 टाइप, प्राइमरी कार्टिलेजियस जॉइंट्स कंपोज्ड ऑफ द हाईलाइन कार्टिलेज। अच्छा, जब हमने फिगर की बात कर रहे थे, जब हम बोन का फिगर जब मैंने आपको पढ़ाया था तो उसमें हाईलाइन कार्टिलेज मैंने आपको बताया था पूरी तरह से। Secondary cartilaginous joints composed of the hyaline covering to the articulate surface more to the bone, fibrous cartilage connecting to them. Right? अब आते हैं synovial joint पे। synovial में not directly joint, ठीक है, ये directly joint नहीं होते। The bones are synovial cavity and united by the dense irregular connective tissues formed to the articular capsule. अभी जब हमने पहला फिगर दूसरा फिगर देखा था, तो दूसरे फिगर में मैंने आर्टिकुलर जो कैप्सूल था उसकी और आर्टिकुलेट हाईलाइन की भी बात की थी, तो आपको वो चीज याद होनी चाहिए। ठीक है, चलिए, नॉर्मली एसोसिएटेड विद द एसेसरी लिगामेंट। अब इनमें क्या होता है, इनमें सबसे बड़ी बात यही होती है कि कार्टिलेज के साथ साथ में इसमें एसेसरी जो लिगामेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो हमारे जो मूवमेंट है उन मूवमेंट को अच्छा बनाते हैं। किस तरह से? उनको सपोर्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपका हमारे नी के लिगामेंट जो है वो हमारे जो कॉन्डिलॉइडल सॉरी जो हिंज जॉइंट की मूवमेंट है उसको रेस्ट्रिक्ट भी करता है और उसको फैसिलिटेट भी करता है। अभी अगर लिगामेंट वहां पे नहीं रहेंगे तो अगर हम कहीं पे भी ये फिक्स नहीं कर पाएंगे कि किस टाइप का मूवमेंट यहाँ पे होगा, क्योंकि लिगामेंट मतलब फिक्स करके रखते हैं, मोबिलाइजेशन में हेल्प करते हैं कि किस पर्टिकुलर पार्ट का कितने डिग्री पे मूवमेंट होगा और किस टाइप का मूवमेंट होगा। ठीक है, फिर फोर्थ है फेसिस जॉइंट, जॉइंट बिटवीन टू आर्टिकुलेट प्रोसेस बिटवीन टू वर्टिब्रा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। ये जो है ये आपका एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन है। इस एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन को देख लीजिए। इसमें कुछ है नहीं बहुत ज़्यादा आपको समझने के लिए या बताने के लिए। इसमें सिर्फ जो बॉडी स्ट्रक्चर्स हैं, वेरियस स्ट्रक्चर्स, उनके नाम के बेसिस पे ही इसको क्या कर दिया है, मतलब दिखा दिया गया है। जैसे जॉइंट्स ऑफ हैंड, हैंड में जो जॉइंट है, एल्बो में जॉइंट है, रिस्ट जॉइंट, एक्सिलरी जॉइंट्स, ओके, स्टेनो कैविकुलर जॉइंट जो है, वर्टिब्रल आर्टिकुलेशन है, टेम्पोरल मैंडिबुलर जॉइंट, ठीक है, सेरोलिक जॉइंट्स आपका हो गया, हिप जॉइंट, नी जॉइंट, और आर्टिकुलेशन ऑफ फीट।
तो जो मेन जॉइंट्स के पार्ट है वो साइनोवियल के पार्ट है, उनको हम अभी जो है वो पढ़ेंगे। तो पहला वाला सबसे पहला जॉइंट है वो क्या है मेरे प्यारे बच्चों, प्लेन जॉइंट। अब आप जो है, अब टाइम है कि आप बहुत अच्छी तरह से इसको समझते चलें, क्योंकि ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा मुश्किल से होता है कि कोई भी फिजिकल एजुकेशन का एग्जाम हो और उसमें आपसे जॉइंट के बारे में नहीं पूछे। ठीक है, एक्चुअली होता क्या है कि जब आप कई सारे जॉइंट हैं, जहाँ कॉन्डिलेंट जॉइंट की बात की जाए या हिंज जॉइंट की बात करी जाए, तो उसमें कंफ्यूजन होता है बच्चों को। और वो कंफ्यूजन क्यों होता है, क्योंकि वो ठीक तरह से मतलब कॉन्सेप्ट को क्लियर करके नहीं पढ़ता है। तो आपने क्या, ये छोटे छोटे बहुत छोटे छोटे बहुत ही इजी चीज है, इसको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। अभी देखो बातों बातों में हो जाएगा, तो आपने टेंशन लेके नहीं बैठना, बिल्कुल भी इजी पे होके आप बैठ जाइए। जैसे प्लेन जॉइंट, प्लेन जॉइंट को क्या बोलते हैं, समटाइम इसको ग्लाइडिंग जॉइंट भी कहते हैं, एंड शोन एज द लेटर डी। डी जैसा डायग्राम इसका बनता है, एंड प्रोबेबली मोस्ट डिफिकल्ट जॉइंट टाइप टू विजुअलाइज। देखने में ये बहुत ही मतलब डिफिकल्ट टाइप का लगता है, क्योंकि दोनों प्लेन होते हैं और दोनों प्लेन्स में हमें दिखाई नहीं दे रहा होता है कि कौन किसके एक दूसरे को स्लाइड फास्ट करना है। ठीक है, they are usually associated with the small bones of your wrist and the ankle. This type of the joint bone slide along beside one another. ठीक है, तो मैंने पहले ही बताया कि इसमें बोन में हमें जब हम फिक्स करके देखेंगे तभी हमें पता चल पाता है, नहीं तो अगर हम ऑब्वियस मूवमेंट देखेंगे तो हमें देखेंगे कि अरे यार इसमें से मूवमेंट कौन सी बोन कर रही है, राइट। चलिए, दिस अलाउ फॉर द मूवमेंट इन मेनी डायरेक्शंस and the flexibility of your wrist. Here the picture of highlighting locations and types of the bone associated with the plane joints in your wrist. तो यहाँ पे आप देखिए कि आपकी रिस्ट में मतलब किस तरह से मूवमेंट होता है। प्लेन जॉइंट, चाहे कार्पल बोन्स की बात करी जाए या टार्सल बोन की बात करी जाए, मतलब पैर जो आपकी लोअर लिम्ब में बोन होती है उनको टार्सल बोलते हैं, और काउंटर पार्ट इसी की बोन जो हाथ में होती है उसको हम क्या बोलते हैं, कार्पल। ठीक है, तो जो टार्सल बोन्स है वहां पे आपको इजीली किसका मूवमेंट मिल जाएगा, प्लेन जॉइंट का मूवमेंट आपको मिल जाएगा। ये बार बार से फिगर में जो है वेरियस वेरियस फिगर जो है वो मैं लगाने का उद्देश्य मेरा यही है कि आप जब जितनी बार आप देखेंगे और पर्टिकुलर पार्ट को इंडिकेट करते हुए आपको जब दिखेगा कि कॉन्डिलॉइड जॉइंट जो है वो मेटाकार्पर और फेलेंजिस के बीच में आपका हो रहा है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो है वो आपका कहाँ पे हो रहा है, आपका शोल्डर में हो रहा है, पाइवोट जॉइंट आपका कहाँ पे हो रहा है, नेक में है, हिंज जॉइंट आपका कहाँ पे है, रेडियस और अल्ना के बीच में, सैडल जॉइंट आपका कहाँ पे है, आपका अंगूठे में। तो ये सारी चीजें आपको बार बार से याद रहे, इसलिए मैंने इनको बार बार से डाला हुआ। अब सैडल जॉइंट की बात करी जाए तो ये कैपिटल लेटर जो इंग्लिश का शी की तरह दिखाई देता है, और जो इसकी वो जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि हिंज जॉइंट आपका क्या इलस्ट्रेट करता है, ये थंब में बेसिकली क्लासिकल एग्जांपल इसका है, क्या है आपका अंगूठा, हाथ का अंगूठा, पैर के अंगूठे की बात नहीं हो रही, हाथ के अंगूठे की बात हो रही है। ठीक है, सो इसमें अगर देखेंगे तो आप क्या देखेंगे, दिस इज बिकॉज ऑफ द सैडल जॉइंट, इनफैक्ट द सैडल जॉइंट दैट मेक्स द थंब opposable trait to allow us familiar grasping the object in our hands. अभी इसमें देखेंगे जैसे मैन के काउंटर पार्ट माना जाता है मंकी को। ठीक है, मंकी में आप देखेंगे जो गोरिल्ला आपका रहता है या फिर वेरी जो बंदर रहते हैं आपके मंकीज में, इनका जो अंगूठा होता है उसमें सैडल जॉइंट नहीं रहता है, इसकी वजह से वो उनका अंगूठा उतनी अच्छी तरह से पकड़ नहीं पाता है। ठीक है, चलिए बेहतरीन, तो इसको आप देख लीजिए। तो सैडल जॉइंट में क्या रहता है, कर्व पे फंसा हुआ सरफेस रहता है जो क्या करता है, मूवमेंट आराम से करता है। अब यहाँ पे आप देखिए कि जो प्रॉक्सिमल फेलेंजिस थंब है ये, और डिस्टल फेलेंजिस ऑफ थंब है। अब क्या होगा इसमें, एक्सटेंशन और फ्लेक्शन करिए, तो एक्सटेंशन और फ्लेक्शन का जो मूवमेंट यहाँ पे होगा वो किसके थ्रू होगा, सैडल जॉइंट के थ्रू होगा। ये आपको पूरी चीज यहाँ पे मेटाकार्पल ऑफ थंब, ठीक है, ये सारा का सारा जैसे जो ट्रेपीजियम बोन है उस कार्पल की, ट्रेपीजियम कार्पल बोन, उसकी स्ट्रक्चर ये है, स्केफोइड कार्पल बोन ये है। तो इसका जो मूवमेंट होगा, ये रेड कलर वाला जो ये मूवमेंट दिखाया है यहाँ से, ठीक है, तो वो मूवमेंट किसकी वजह से हो पाता है, सैडल जॉइंट की वजह से हो पाता है।
ठीक है, चलिए अगला देखते हैं पाइवोट जॉइंट। तो पाइवोट जॉइंट के बारे में हम वैसे भी बहुत सारी बात कर चुके हैं। पाइवोट जॉइंट बेसिकली क्या होता है, इंडिकेटर करता है किसके, ए लेटर, जो ए की तरह है। उसमें क्या रहेगा, अभी देखो ए में अपर पार्ट जो रहता है इसको फिक्स कर दो। अब मूवमेंट क्या करना है आपको, इधर उधर मूवमेंट करना रहना है। जैसे एक पेंडुलम आपने फिक्स कर दिया, पेंडुलम में पेंडुलम का मूवमेंट आप समझ लीजिए, या अपने डोर का मूवमेंट समझ लीजिए, वो क्या होगा, वो मूवमेंट किसका होगा, वो पाइवोटल मूवमेंट होगा। ठीक है, और पाइवोटल मूवमेंट अब ये किस पे आएगा, लेकिन इसमें एक चीज फिक्स रहती है, इसमें एक्सिस होती है और इस एक्सिस के अराउंड मूवमेंट होती है। ठीक है, ओके। जैसे कुछ इस तरह से समझ लीजिए कि जैसे आपका लीवर एक है और लीवर एक फिक्स जगह पे मतलब इधर उधर मूवमेंट कर रहा है। ठीक है, और इस तरह की जो साइड टू साइड मूवमेंट होता है नेक रोटेशन का, वो पाइवोटल मूवमेंट में आएगा। ठीक है, और रेडियल मूवमेंट होता है वो भी आपका पेल्विक पे जो मूवमेंट होता है रोटेशन, वो रोटेशन भी इसी का पार्ट है। ठीक है, तो आप इस चीज को बड़े आराम से समझ लीजिए। आई होप दैट कि आपको ये समझ में आ जाएगा। द बोन हैज प्रोजेक्शन टू फिट इनटू द रिंग लाइक लिगामेंट ऑफ अनदर बोन। ठीक है, फर्स्ट बोन रोटेट ऑन लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस रिलेटिव टू अदर। अब मैं इसमें देखिए, इसमें ये नाम आप याद कर लीजिए तो बहुत ज्यादा अच्छा आपके लिए रहेगा। अटलांटो एक्सियल जॉइंट, डेंस एंड एटलस। वहां पे देखिए आप प्रोक्सिमल रेडियो अल्नर जॉइंट अलाउ द रेडियस ड्यूरिंग प्रोनेशन एंड सुपिनेशन मूवमेंट। अगर देखेंगे आप अपनी हथेली को ऊपर की तरफ घुमाइए और नीचे की तरफ घुमाइए। ठीक है, तो इसमें रहता क्या है मेरे प्यारे बच्चों, एक एक्सिस फिक्स रहती है, एक्सिस पे मूवमेंट होता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले जॉइंट की तरफ, ये हिंज जॉइंट। अब हिंज जॉइंट में क्या होगा, इज द सोन लेटर बी डायग्राम। हिंज जॉइंट is the synovial joint preferred in our introductory section. Bone otherwise is called elbow. As you know, your ankle, finger, toes और knees। इसमें क्या होगा, आप ये समझ लीजिए कि जैसे वी स्ट्रक्चर टाइप में मूवमेंट हो रहा है। आपका ये है हाथ, तो इसमें आप इस तरह का ये देखिए यहाँ पे मूवमेंट होगा। ये चाहे अगर ये आपकी, ये आपको एल्बो दिखाई दे रही है, एल्बो का ये जो मूवमेंट होगा ये भी हिंज जॉइंट होगा। ठीक है, तो ये मूवमेंट आप अच्छी तरह से देख लीजिए। ठीक है, तो इसमें रहता क्या है बेसिकली, जो आपकी मसल्स रहती हैं या फोर्स जनरेट करती हैं किसके लिए, जिससे कि आपका जो जो एल्बो का मूवमेंट है, एल्बो के थ्रू जो लोअर आर्म है उसका मूवमेंट जो है वो अच्छी तरह से आपका होता रहे। तो यहाँ पे इसको आप एंटीरियर व्यू ऑफ ह्यूमन एल्बो जो है वो आप देख सकते हैं। ठीक है, या एनुलर लिगामेंट के बारे में भी कभी कभी पूछ लेता है कि एनुलर लिगामेंट जो होता है उसकी लोकेशन क्या होती है। चलिए बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, तो ये तो एकदम इजी सा है, मुझे बहुत ज्यादा इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। इसमें क्या रहता है, एक एक धसा हुआ एक स्ट्रक्चर रहता है, कर्व्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, जिसमें क्या होता है, एक बाउंसी टाइप का जो स्ट्रक्चर आपका, चाहे वो हीमर बोन का बात करें या फिर फीमर बोन का बात करें, तो इनका जो टॉप एज होता है वो सॉकेट में क्या होता है, फिक्स हो जाता है एक तरह से। ठीक है, हाँ बेटा, तो बोन इसमें मूव करती हैं, डिप्रेशन एक तरफ होता है और एक तरफ एलिवेटेड पार्ट होता है। वो एलिवेटेड पार्ट जो होता है लॉन्ग बोन का, वो फिट हो जाता है सॉकेट में और मूवमेंट जो है वहां पे पॉसिबल हो पाता है। ठीक है, ये कुछ देख लीजिए तो आपको इस तरह से समझ में आ जाएगा। जो हेड है या फिर जो नेक पार्ट है किसका, आपका फीमर बोन का, वो सेट हो जाता है पेल्विक में। या फिर आपका हीमरस बोन यहाँ पे दी है, और हीमरस बोन का जो हेड है वो सेट हो जाता है किसमें, आपका स्कैपुलर ब्लेड जो होता है उसमें। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कॉन्डिलॉइड जॉइंट। कॉन्डिलॉइड जॉइंट अलाउ द मूवमेंट विद 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम। इस बात को आप समझ लीजिए कॉन्डिलॉइड को, नहीं तो आप में फिर कंफ्यूजन होगा आपको कि हिंज जॉइंट, कॉन्डिलॉइड जॉइंट और इन सारे जॉइंट्स में। तो इस जॉइंट्स को आप थोड़ा सा समझ लीजिए यहाँ पे। द डिग्री ऑफ फ्रीडम, इसमें क्या है जो डिफरेंस है वो ये है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम, 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे होती है। ठीक है, फ्रीडम मच लाइक सैडल जॉइंट। ठीक है, दे अलाउ फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन एंड देयरफॉर आल्सो अलाउ सर्कमडक्शन। ये कॉन्डिलर टाइप का जो जॉइंट रहता है इसमें ये सर्कमडक्शन भी होता है, अनलाइक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट।
बट डू नॉट अलाउ एक्सियल रोटेशन। इसमें एक्सियल रोटेशन छोड़ के बाकी सारे मूवमेंट आपके होंगे। ठीक है, चलिए तो आप एक बार फिर यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए। तो कॉन्डिलॉइडल जॉइंट में, कॉन्डिलॉइड जॉइंट आपका और बॉल एंड सॉकेट जॉइंट ये लगभग एक से जॉइंट है, लेकिन इसमें फर्क क्या होता है, कॉन्डिलॉइड जो जॉइंट है उसमें रोटेशनल मूवमेंट आपका नहीं हो सकता। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में क्या होगा, सर्कमडक्शन भी होगा आपका, एबडक्शन होगा, एडक्शन होगा, ठीक है, फ्लक्शन होगा, एक्सटेंशन होगा और रोटेशन भी होगा। राइट, तो सारे टाइप के जो मूवमेंट होंगे वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट पे आपके होंगे, लेकिन यहाँ जो मूवमेंट है वो रोटेशनल मूवमेंट आपका नहीं रहेगा। तो कॉन्डिलॉइडल जॉइंट के बारे में अगर आपसे पूछते हैं तो रेडियस और कार्पल बोन जो रिस्ट पे जो मूवमेंट होता है वो इसका मूवमेंट आपको होता है। बाकी जॉइंट्स को भी एक बार रिमाइंड कर लीजिए आप। तो पाइवोट जॉइंट क्या होता है, C1 और C2, मतलब एटलस और एटलस बोन पे जो होता है यहाँ पे इसका मूवमेंट है ये। ठीक है, बाकी हिंज जॉइंट का मूवमेंट कहाँ पे आपका, एल्बो में। ठीक है, रेस्ट का मूवमेंट देखिए आप यहाँ पे, रिस्ट का ट्रेपीजियम कार्पल बोन, मतलब आपके जो अंगूठे का मूवमेंट होता है इस तरह से, वो मूवमेंट किसकी वजह से होता है, शैडल जॉइंट की वजह से होता है। और प्लेन, तो टार्सल बोन जो है वो आपका प्लेन जॉइंट बनाती है। ठीक है, अब हम एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे, और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, तो आप बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे और फटाफट आप क्वेश्चन के आंसर देंगे। अभी मैं पैसिव मोड पे बैठने वाला हूँ आराम से, अभी बहुत देर से आप लोग परेशान कर रहे हो मुझे। चलिए अब आपकी बारी है, आप क्वेश्चन आंसर लगाएं और मैं बैठ के देखता हूँ आराम से। हाँ, चलिए बहुत अच्छे। द लार्जेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी इज, ह्यूमन बॉडी में सबसे लंबी वाली बोन कौन सी है, चलिए चलिए बताएं। अच्छा एक चीज और मैं आपको बताता चलूं कि इसी में जब हम फिजियोलॉजी का पार्ट करेंगे तो अभी मैं बता दे रहा हूँ आपको, फिजियोलॉजी में बेसिकली क्या होता है, कभी कभी लॉन्गेस्ट बोन पूछता है और लार्जेस्ट, सॉरी, मसल पूछता है, लार्जेस्ट मसल और लॉन्गेस्ट मसल। अभी आप किसी भी एक स्टूडेंट को पहले जाइए उससे लार्जेस्ट मसल पूछ लीजिए, फिर कुछ दिन बाद उससे लॉन्गेस्ट मसल पूछिए, तो वो ज्यादातर आंसर क्या देंगे, सार्टोरियस ही आपको आंसर देंगे। तो लेकिन लॉन्गेस्ट जो मसल होती है वो सार्टोरियस होती है, लार्जेस्ट मसल होती है वो ग्लूटियस मैक्सिमस होती है। तो इस चीज को भी आप याद रखें, अभी याद आ गई तो बात होगी। ठीक है, चलिए लगा लिया आपने आंसर। तो देखिए लार्जेस्ट बोन क्या होती है ये तो सब जानते हैं, फीमर बोन है इसका, तो सी आंसर इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अभी इजी क्वेश्चन इसलिए दिया है क्योंकि अगला क्वेश्चन जो है थोड़ा हार्ड है, आपका दिमाग लगाना पड़ेगा। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब हाउ पैराथायराइड हार्मोन पीटीएच अफेक्ट द सीरम कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम पॉजिटिव आयन जो है उसको किस तरह से अफेक्ट करता है, ठीक है, पैराथायराइड हार्मोन। चलिए, पीएसटी स्टिमुलेट ओस्टियोब्लास्ट डिक्रीजिंग सीरम कैल्शियम, मतलब जो पैराथायराइड हार्मोन है वो स्टिमुलेट करता है किसको, ऑस्टियोब्लास्ट की इंक्रीज के लिए, कि ऑस्टियोब्लास्ट क्या करे, वो कैल्शियम को इंक्रीज करे सीरम में। दूसरा मतलब इसको डिक्रीज करे। फिर अगला क्या है, ये मतलब ऐसे ही ऑस्टियोक्लास्ट इस काम को करे कि ऑस्टियोक्लास्ट जो है वो कैल्शियम पॉजिटिव आयन है उसकी कंसंट्रेशन है वो सीरम में बढ़ा दे। दूसरा, ऑस्टियोक्लास्ट क्या कर दे, जो सीरम में कैल्शियम पॉजिटिव आयन जो है उसकी कंसंट्रेशन को कम कर दे। चलिए आपके पास 5 सेकंड है, जल्दी से आप करें। हाँ बेटा। हम्म। चलिए चलिए फटाफट जल्दी से आप आंसर करें। हाँ, अरे बेटा मैंने, चलो मैं थोड़ा सा आपको क्लू दे देता हूँ। जब मैंने ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट दोनों पढ़ाए थे आपको पिछले क्लास में, तो आप ऑस्टियोब्लास्ट का काम क्या था, ऑस्टियोक्लास्ट का काम क्या था, जब उसको आप समझ जाएंगे झट से आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे बात किसकी हो रही है, देखिए जो ऑस्टियोब्लास्ट होता है, ऑस्टियोब्लास्ट क्या करता है, ऑस्टियोब्लास्ट का काम बेसिकली जो फॉर्मेशन से होता है किसकी, कैल्शियम की, सॉरी बोन की, बोन फॉर्मेशन का काम करता है ऑस्टियोब्लास्ट। लेकिन ऑस्टियोक्लास्ट क्या करता है, रिफ्रेनिंग करता है। अगर बाई चांस आपकी बोन जो है कहीं फ्रैक्चर हो गई तो फिर काम किसका शुरू होगा, ऑस्टियोक्लास्ट का काम शुरू होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ऑस्टियोक्लास्ट क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, मतलब जो पैराथायराइड हार्मोन स्टिमुलेट करेगा किसको, ऑस्टियोक्लास्ट को, कि वो इंक्रीज करे कैल्शियम की, कैल्शियम आयन की
कंसंट्रेशन सीरम में, जिससे कि उस पर्टिकुलर पार्ट में ओसिफिकेशन शुरू हो, जिससे कि हमारी बोन है वो जुड़ना शुरू हो जाए वहां पे और ज्यादा मोटी हो जाए। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, सी आंसर इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। द स्मॉलेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी इज, वो बहुत ही इजी आंसर था तो मैंने झट से उसका आंसर लिख दिया, क्योंकि इजी वाले क्वेश्चंस में जरूरी नहीं है कि टाइम खराब किया जाए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नॉट ए फंक्शन ऑफ स्केलेटल सिस्टम, प्राइमरी ग्लाइकोजन स्टोरेज, फैटी एसिड स्टोरेज, कैल्शियम स्टोरेज और प्रोटेक्शन ऑफ ऑर्गन। इसमें से स्केलेटल सिस्टम जो है वो उसका पार्ट नहीं है। क्या नहीं है? प्राइमरी ग्लाइकोजन का स्टोरेज नहीं करता, फैटी एसिड्स का स्टोरेज नहीं करता, कैल्शियम का स्टोरेज नहीं करता स्केलेटल सिस्टम, या फिर प्रोटेक्शन ऑफ ऑर्गन नहीं करता। चलिए करें, जल्दी से आप आंसर करें फटाफट इसका। चलिए, हाँ 5 सेकेंड। करें करें जल्दी से। अच्छा चलो ठीक है, अब एलिमिनेशन करना शुरू करते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ ऑर्गन, ये तो सीधी सी बात है कि ये मतलब जब हम फंक्शनिंग की बात करी थी हमने, तो फंक्शनिंग में ये तो हमने सबसे पहले पढ़ा था कि प्रोटेक्शन ऑफ ऑर्गन करता है। जैसे प्रोटेक्शन में आप देख लीजिए कि हमारा जो रिबकेज है वो हमारे हार्ट की प्रोटेक्शन करता है, हमारे लंग्स की प्रोटेक्शन करता है, स्टर्नम बोन हमारे लिवर की प्रोटेक्शन करती है। ठीक है, तो ये तो हो गया। कैल्शियम का स्टोरेज, डेफिनेटली कैल्शियम स्टोरेज, मिनरल्स का स्टोरेज की कैल्शियम और फॉस्फेट की स्टोरेज होती है। फैटी एसिड्स का स्टोरेज, ये भी बात सही है कि फैटी एसिड जो होते हैं वो उनका स्टोरेज करता है, और जब जरूरत पड़ती है तो उनको ब्रोक डाउन करके जो वेरियस मिनरल्स हैं उनको ब्लड में एसिमिलेट कर देते हैं। तो प्राइमरी ग्लाइकोजन का स्टोरेज कौन करता है? जो हम जिसको मायोग्लोबिन बोलते हैं। आप ये देख लीजिए कि उसका स्टोरेज किसके थ्रू होगा? मसल्स के थ्रू होगा। इसका स्केलेटल सिस्टम का काम नहीं है ये ग्लाइकोजन को स्टोर करने का। ठीक है, चलिए तो इसका ए आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। सिमिलरिटी बिटवीन कार्टिलेज एंड बोन, कार्टिलेज और बोन के बीच में सिमिलरिटी क्या है? जल्दी से आंसर करें आप इसका। ये कह रहा है ए, बोथ आर साइट ऑफ ब्लड फॉर्मेशन, दोनों जो है साइट है किसकी? ब्लड फॉर्मेशन की। दूसरा, बोथ प्रोड्यूस बाय स्पेशलाइज्ड मेंस्ट्रुअल सेल, बोथ आर एवेसिकुलर और बोथ आर इनर्वेट। चलिए करें फटाफट। चलिए चलिए चलिए, अब आपने आंसर लगा लिया होगा। चलिए हम बताना शुरू करते हैं। बोथ आर इनर्वेटेड, इनर्वेटेड का मतलब क्या है मेरे प्यारे बच्चों? इनर्वेटेड का मतलब होता है नर्व से सप्लाई, एक तरह से। तो इसमें नर्व से तो कुछ लेना देना होता नहीं है इनका बहुत ज्यादा। ठीक है, डायरेक्टली। बोथ आर वेसिकुलर, ऐसा भी नहीं होता कि वेसिकल्स नहीं होते, वेसिकल्स तो होते हैं। बोथ आर प्रोड्यूस बाय स्पेशल मेंस्ट्रुअल सेल, और बोथ आर साइट ऑफ ब्लड फॉर्मेशन। ब्लड फॉर्मेशन तो सिर्फ किस में होता है? आपका बोन में होता है, तो कार्टिलेज में तो होता नहीं। ये तो गलत हो गया, बाकी दो ये गलत हो गए। लास्ट में बीच में क्या बचा आपका? मैशनल सेल। तो बी आंसर इसका ठीक हो जाएगा। अगला आंसर करते हैं हम फटाफट। द टर्म लॉन्ग बोन्स इज यूज टू डिस्क्राइब, इसको आप बड़े अच्छे से करिए फटाफट। कि लॉन्ग बोन्स किसके लिए यूज की जाती है? वेरी टॉल पीपल के लिए, वुमन विद वेरी लॉन्ग लेग उसके लिए यूज की जाती है, बोन्स दैट ऑफर द स्ट्रक्चर एंड मोबिलिटी इसके लिए यूज किया जाएगा, या फिर एनी फुल ग्रोन बोन के लिए हम लॉन्ग बोन्स का इस्तेमाल करते हैं। करिए फटाफट, जल्दी करें। हाँ 5 मिनट आपके पास है, जल्दी से। हमारे पास 30 क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से खत्म करो। नहीं तो बहुत लंबी क्लास हो जाएगी अभी। बढ़िया, वेरी नाइस वेरी नाइस। चलो मैं सोच रहा था कि कुछ लोग गलत करेंगे, अभी बहुत अच्छे आंसर्स आपके हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा? बोन्स दैट ऑफर्स स्ट्रक्चर एंड मोबिलिटी इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। द डिफरेंस बिटवीन द ब्रोकन बोन एंड फ्रैक्चर्ड बोन, इसका आंसर देखते हैं वो कौन सही करता है, और पहले आंसर, सबसे पहले आंसर कौन देता है? चलिए, सिवियरिटी, लोकेशन, कॉम्प्लिकेशन और नो डिफरेंस। ब्रोकन बोन और फ्रैक्चर बोन में क्या डिफरेंस है? चलिए बेहतरीन।
एक्चुअली मैं आपको बताऊं कि ब्रोकन बोन और जो फ्रैक्चर्ड बोन है, दोनों ही वर्डों को हम इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। हाँ बेटा, कोई डिफरेंस नहीं है तो दूसरे नाम क्यों? अरे भाई सिनोनिम्स हैं। कभी ऐसा नहीं होता कि आपका नाम, फॉर एग्जाम्पल आपका नाम राहुल है और घर पे कुछ भी बोलते हैं, कोई आपको गोलू बोलता है, ठीक है, कोई आपको चीकू बोलता है, ऐसे करके ढेर सारे नाम होते हैं ना। अब तो आदमी तो एक ही हो ना। हाँ, तो इसी तरह से ऐसे सिनोनिम्स होते हैं, इंटरचेंजेबली यूज करते हैं हम। तो इसको भी इंटरचेंजेबली यूज किया जाता है इस वर्ड को, ठीक है। तो इनमें ब्रोकन बोन और फ्रैक्चर्ड बोन में कोई डिफरेंस नहीं है, हड्डी टूटना ही है, ठीक है। चलिए बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो when the forensic experts examine a skeletal they can tell, कोई भी फोरेंसिक एक्सपर्ट है और वो हमारी बोन को एग्जामिन कर रहा है, तो वो कौन कौन सी चीजें हैं जिनको बता सकता है? वो एज के बारे में बता सकता है, वो जेंडर के बारे में बता सकता है, सर्टेन कॉजेज ऑफ डेथ के बारे में बता सकता है, या फिर ये सारी चीजों के बारे में बता सकता है। आप फटाफट आंसर करें, फटाफट जल्दी से। हाँ, अभी पता चलेगा ना किसका कितना स्कोर रहता है, जल्दी से। अभी आप लोग मुझे ही परेशान करते रहेंगे, स्कोर स्कोर जल्दी से फटाफट भेजना, तब पता चलेगा। हाँ, पर्सनल भेज देना। जहां आपको कन्वीनियंट लगता है वहां आप भेजिए, ठीक है। अगर आपको कन्वीनियंट लगता है कि आपको टेलीग्राम पे पोस्ट करना है, वहां करिए। अगर आपको लगता है कि व्हाट्सएप ग्रुप में करना है तो आप वहां करिए। फेसबुक पे करना है आप वहां करिए। ऑल द फैसिलिटीज आर इन योर हैंड, इट्स अप टू यू दैट हाउ यू विल परफॉर्म। आई विल बी वेरी हैप्पी इफ योर परफॉर्मेंस विल बी गुड, राइट। ओके, नाइस। तो इसमें क्या होगा, जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट होता है वो हर चीज का पता लगा सकता है, चाहे वो एज हो, जेंडर हो, या सर्टेन कॉजेज ऑफ डेथ क्या है। उन सारी चीजों की फॉरेंसिक जो स्टडी है उसके थ्रू पता लगाया जा सकता है, ठीक है। तो इसका डी आंसर सही हो जाएगा। अगला आंसर करते हैं, विच टाइप ऑफ बोन ब्रेक मोस्ट ऑफन लीड्स टू डेथ इन द पीपल ऑफ ओवर 65 ईयर्स। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है, तो बेटा एक बात आप चीज याद रखें कि ये वाली जो स्पेशली ये जो क्वेश्चन है, ये स्पेशली अमेरिकन कॉन्टेक्स्ट में है। ये इंडियन कॉन्टेक्स्ट में मैं बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इंडियन ने बहुत ज्यादा इस पे सर्वे नहीं किया हुआ। तो जो अमेरिकन है उन्होंने ज्यादा सर्वे किया हुआ है इसके ऊपर, ठीक है। तो वो कौन सा फ्रैक्चर है जिसमें 75 ईयर से ज्यादा के लोग जो है वो ज्यादा डेथ के शिकार हो जाते हैं, ठीक है। स्कल फ्रैक्चर, स्पाइन फ्रैक्चर, हिप फ्रैक्चर और कोलर बोन फ्रैक्चर, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छे। हाँ बेटा, एक्चुअली है क्या इसके, आप लोग आंसर करिए फटाफट जल्दी से। 5 5 सेकंड है आपके पास, अप टू 5 सेकंड, आई विल टेल यू द आंसर, राइट। बढ़िया। इसमें क्या है बेटा, इसमें हिप फ्रैक्चर की वजह से मोर देन 83% पीपल जो है वो यूएस में डेथ के शिकार हो जाते हैं। वो मतलब उसके साथ सरवाइव नहीं कर पाते हैं, ठीक है। बहुत मुश्किल होता है हिप फ्रैक्चर के बाद बाउंस बैक करना, ठीक है। तो और ये जो क्वेश्चन है वो किसके कॉन्टेक्स्ट में, यूएस के कॉन्टेक्स्ट में है। ये इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इसका आंसर मैं आपको नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ डेटा अभी तक हुआ नहीं है और ऐसा कुछ सर्वे नहीं हुआ इंडिया में। तो आप अगर ये क्वेश्चन आता है तो ये अमेरिकन कॉन्टेक्स्ट में है, ठीक है। चलिए, बेहतरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ ब्रेक, बोन ब्रेक जो होती है, जो आपकी हड्डी टूटती है वो, या फिर इमरजेंसी में आप देखें, या नॉर्मली इफ यू आर ए स्पोर्ट्समैन, तो आप देखते हैं कि स्पोर्ट्स में सबसे ज्यादा इंजरी जो होती है वो किस पार्ट को लेकर होती है, ठीक है। चलिए बताएं, जल्दी से आंसर करें आप फटाफट। हम्म। करिए करिए, जल्दी से करिए। हम्म, you have only 5 seconds for each and every question, right? गुड गुड, बढ़िया। तो इसमें क्या होगा, जो आपका एंकल का फ्रैक्चर होता है वो मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर है। इसको फुट फ्रैक्चर भी बोलते हैं या टो फ्रैक्चर भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसका सी आंसर जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लाइफ स्टाइल हैबिट अफेक्ट्स बोन हेल्थ। बोन की हेल्थ पे कौन सी जो लाइफ स्टाइल है, इनमें से कौन से एलिमेंट्स ऐसे हैं जो इफेक्ट करते हैं किसकी, बोन की
लाइफ को या बोन की हेल्थ को। उसमें स्मोकिंग की बात करी जाए या फिर एक्सरसाइज या एक्सेसिव अल्कोहल कंजप्शन, या सारे के सारे सही। चलिए करें, आंसर करें बेटा। नहीं, चलिए ए तो नहीं होगा इसका आंसर, कितना बता दिया। और कुछ हिंट चाहिए? सर मोर हिंट प्लीज। अच्छा बी भी इसका आंसर नहीं है। नहीं नहीं नहीं, अब तो इतना ज्यादा सपोर्ट हो गई। ठीक है, हाँ बेटा, इसमें ऑल ऑफ द एबव होगा। क्यों? क्यों होगा वो आप समझ लीजिए। स्मोकिंग करेंगे आप, तो स्मोकिंग की वजह से आपकी बहुत सारे जो जो एक होमियोस्टेसिस है हमारी बॉडी की, उसमें वेरियस जो सिस्टम है, हमारी बॉडी में जो सिस्टम होते हैं, कितने 11 सिस्टम होते हैं। ठीक, चाहे वो स्केलेटल सिस्टम की आप बात करें, मस्कुलर सिस्टम की बात करें, नर्वस सिस्टम की बात करें, तो एक जो भी एक सिस्टम है, कोई भी गड़बड़ अगर होगा आपका, तो वो दूसरे सिस्टम को क्या करेगा, वो अफेक्ट करेगा। स्मोकिंग आप करेंगे तो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो इफेक्ट होगा, और रेस्पिरेटरी सिस्टम की वजह से दूसरे सिस्टम भी एडवर्सली अफेक्ट होंगे। ठीक है। दूसरा एक्सरसाइज, एक्सरसाइज आप ज्यादा करते हो तो भी परेशानी है, कम करते हो तो भी परेशानी है। यू हैव टू बी द बैलेंस विद इट। एक्सेसिव एल्कोहल कंजप्शन, एल्कोहल अगर आप ले रहे हो एक सर्टेन अमाउंट में, दैट इज गुड वन, और वो भी अपनी कैपेसिटी के अनुसार। ठीक है। चाहे देखें अभी आप बहुत सारी जो मेडिसिन हैं उसमें यूज किया जाता है, बट लेकिन आप एक्सेसिव अमाउंट में आप लेंगे तो वो भी एडवर्स इफेक्ट करता है। तो इसमें सारी की सारी चीजें हैं वो, इसका ऑल ऑफ द अबव आंसर जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ऑस्टियोपेनिया, ऑस्टियोपेनिया क्या है, ये मैंने पढ़ाया नहीं था, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन दिया आपको कि देखें मतलब बाकी आप में से कोई मतलब एक्सटर्नली भी अच्छे से पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है। हाँ बेटे। बढ़िया बढ़िया। ओस्टियोपोरोसिस, हाँ कुछ कुछ पहुंच रहे हो, पहुंचो। चलिए आंसर आपने लगा लिया होगा, तो चलिए आप आंसर करते हैं। तो ओस्टियोपेनिया क्या है, देयर इज अ पर्टिकुलर कंडीशन इट बिट इन बिटवीन जस्ट नियर अबाउट टू रीच ओस्टियोपोरोसिस। जो ओस्टियोपोरोसिस होने से पहले की कंडीशन एक तरह से कह सकते हैं, जिसमें जो बोन मास है उसकी डेंसिटी कम हो जाती है, मतलब लो बोन मास हो जाता है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, ओस्टियोपेनिया बोलते हैं। लेकिन यही अगर एक्सिस अमाउंट में हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं, ओस्टियोपोरोसिस। ठीक है, तो ये बात आप याद रखेंगे। इसका डी आंसर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन करते हैं। नंबर ऑफ वर्टिब्रा इन ह्यूमन इज, ये बहुत हार्ड क्वेश्चन है, इसलिए इसका आंसर मैंने लिख दिया है। ठीक है, आई होप दैट आपको पसंद आएगा, हम लोग ज़्यादा टाइम खराब नहीं कर रहे हैं इस पे। तो इसमें वर्टिब्रा में टोटल ह्यूमन की में कितनी बोन होती है, 33। लेकिन काम यहीं पे खत्म नहीं होता है, इसका आंसर मैंने आपको दे दिया है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको इसमें कुछ करना नहीं है। यू हैव टू गो विद द कमेंट, यू हैव टू राइट डाउन द ऑल वेरियस एलिमेंट ऑफ वर्टिब्रा। वर्टिब्रा के जितने भी एलिमेंट हैं उनको डिफरेंट डिफरेंट लिखना है आपको, चाहे वो थोरेसिक की बात हो, लंबर की बात हो, कॉक्सी की बात हो, सक्रम की बात हो। ठीक है, अब इसमें कितनी कितनी बोन होती हैं उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कनेक्ट टू द स्टर्नम टू रिब। तो इसमें हाइलन कार्टिलेज है, ये इजी सा आंसर था क्योंकि अभी मैंने पढ़ाया था, तो इसलिए मैंने इसका आंसर पहले लिख दिया था, जिससे अपना टाइम खराब नहीं हो। विच ऑफ द फॉलोइंग टोटल बोन्स फाउंड इन द राइट अपर लिम्ब। चलिए ये क्वेश्चन को थोड़ा आप समझ लीजिए। राइट अपर लिम्ब की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, राइट अपर लिम्ब। अपर लिम्ब कितने होते हैं, दो, राइट अपर लिम्ब एंड लेफ्ट अपर लिम्ब, और टोटल अपर लिम्ब में कितनी बोन होती है, ये अब आप जानो फटाफट से, आप आंसर करें फटाफट, फिर उसके बाद हम बताते हैं। ठीक है, हाँ बेटा। चलिए आई होप दैट आप लोगों ने आंसर लगा लिया होगा इसका। चलिए फिर, जैसे जो अपेंडिकुलर सिस्टम है, अपेंडिकुलर सिस्टम में बेसिकली क्या आता है आपका, आपका स्केपुला आता है। स्केपुला वाली बोन जो आती है, क्लेविकल बोन इसमें आती है, पेल्विक बोन आती है। सॉरी ये तो सब गलत बता दिया मैंने। कुछ आप लोग कर रहे हो कि नहीं कर रहे, मुझे भी नींद आ रही है, बहुत ज्यादा बड़ी क्लास हो गई है आज।
चलिए, एक्चुअली होता क्या है, जो अपर अपेंडिकुलर सिस्टम है उसमें क्लेविकल बोन आती है आपकी और स्कैपुला बोन आती है, ठीक है। क्लेविकल 2 होती हैं, स्कैपुला भी 2 होते हैं हमारे। और फिर उसके बाद जो हाथ की बोन है वो आपकी आती है, हैंड की पूरी बोन, चाहे उसमें हैमर की बात करें, रेडियस अल्ना की बात करें, कार्पल, मेटाकार्पल और फैलेंजिस, ठीक है। तो टोटल मिला के इसमें कितनी होती है, 60 बोन्स। तो इसमें राइट राइट अपर लिप में कितनी हो जाएंगी, 30 बोन्स। तो इसका ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। हाँ बेटा, हाँ ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाँ, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए, तो अभी अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। 15 ऑलमोस्ट क्वेश्चन हो गए लगभग, मेरे अंदाज से शायद 30 क्वेश्चन है इसमें। तो करते हैं फटाफट जल्दी से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए आंसर मेरे प्यारे बच्चों इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द नंबर ऑफ फ्लोटिंग रिब्स इन ह्यूमंस। ये क्वेश्चन भी जब मैं आपको रिप केज पढ़ा रहा था उस टाइम पे मैंने आपको नहीं बताया था, इसलिए नहीं बताया था कि आप पढ़ते हैं थोड़ा बहुत कि नहीं। आई होप दैट कि इसमें काफ़ी सारे अच्छे स्टूडेंट्स मेरे साथ जुड़े हुए हैं और मुझे काफ़ी फक्र होता है उनको पढ़ाते हुए। जब उनके आंसर्स मैं कमेंट्स बॉक्स में देखता हूँ, दे आर रियली रियली अमेजिंग। एंड आई होप दैट कि इस जो 30 क्वेश्चंस हैं इनमें से 30 आउट ऑफ 30 मतलब बहुत लोग करेंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। आई होप दैट कि आप मेरी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे और ज़्यादातर लोग मुझे सीधे सीधे पर्सनल मैसेज में आप करा सकते हैं, जिससे मैं पर्सनल एवेल्यूशन के थ्रू भी आपको कुछ गाइड करूँगा। चलिए, तो इसमें कितनी होती हैं, 3 पेयर होते हैं, 2 पेयर होते हैं, 4 पेयर या 12 पेयर, ठीक है। जो फ्लोटिंग रिब्स होती हैं ह्यूमंस में वो कितने पेयर्स होते हैं। उसमें फ्लोटिंग रिब्स मेरे प्यारे बच्चों, जो लास्ट की 2 पेयर होते हैं वो फ्लोटिंग रिब्स होती हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, व्हाट टाइप ऑफ द जॉइंट इज फाउंड इन द रिस्ट। रिस्ट में कौन से टाइप का जॉइंट होता है। तो अभी जो है इतने सारे जॉइंट्स हमने करें, सारे जॉइंट्स आपको मालूम है, जल्दी से फटाफट आप बताइए। सैडल जॉइंट, ग्लाइडिंग, पाइवोट जॉइंट होगा या हिंज जॉइंट होगा, जल्दी से आपको एलिमिनेट करते जाना है कि कौन सा जॉइंट नहीं हो सकता है। जैसे पाइवोट जॉइंट, ये तो बिल्कुल ही अलग है। पाइवोट जॉइंट में क्या होता है, एक एक्सिस होती है और हमारे रिस्ट पे तो एक्सिस होती नहीं वहाँ पे, ठीक है, सेपरेट एक्सिस जिसपे कि मूवमेंट हो सके इधर उधर, ठीक। तो ये डी वाला आंसर एकदम कट जाएगा। जैसे ही आप एलिमिनेट करिए जल्दी जल्दी से। हिंज जॉइंट नहीं होगा, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर क्या है, ग्लाइडिंग जॉइंट हो जाएगा और सीधा सीधा आंसर है, ज़्यादा कुछ है नहीं उसमें क्वेश्चन में। ये देखते हैं, ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस विच डील्स विद द प्रिवेंशन करेक्शन ऑफ द मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, उसको हम क्या बोलते हैं। जो हमारी मेडिकल साइंस की ब्रांच है वो जो मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम है उसके साथ करेक्शंस में मतलब क्या आ जाती हैं, चाहे आपको डिफॉर्मिटी हो या फिर किसी एक्सीडेंट की वजह से कोई प्रॉब्लम अगर आपको हुई है, तो इन सारी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए जो भी रेमेडियल मेजर्स वो मेडिकल साइंस लेती है उस ब्रांच को क्या बोलते हैं। ऑर्थोपेडिक्स, ऑर्डिनोथोलॉजी, जेरेंटोलॉजी, ओनोकोलॉजी, बताएं आप जल्दी से आंसर करें। चलिए चलिए, बहुत अच्छा, शाबाश, बढ़िया आंसर। तो ऑर्थोपेडिक्स का आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ पिक्टोरियल ग्रेडल। पिक्टोरियल ग्रेडल का पार्ट इनमें से कौन सा है, स्टर्नम, क्लैविकुलर, पेल्विक बोन या हाइड बोन। चलिए करिए, एलिमिनेट करके फटाफट से लगाइए आंसर जल्दी से। एलिमिनेशन का तरीका जो है मल्टीपल चॉइस को करने का सबसे बेहतर, एक तो ये है कि अगर आपको सीधा सीधा आंसर पता है तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर आपको आंसर में थोड़ी सी भी परेशानी है तो तुरंत आप एलिमिनेशन मेथड के थ्रू चले जाइए। चलिए, तो आपने आंसर अब लगा लिया होगा, इसमें इतना ज्यादा हार्ड है ही नहीं क्वेश्चन जिसको समझना पड़े बहुत ज्यादा। तो हायोड बोन आप देखिए, हायोड बोन तो किसी और दूसरी बोन से जुड़ती नहीं है, तो पिक्टोरियल ग्राइडल से इसके जुड़ने का मतलब ही नहीं बनता। दूसरा पेल्विक बोन, पेल्विक बोन कहाँ होती है, आपकी वेस्ट में होती है, तो स्टर्नम से इसका क्या लेना देना। पिक्टोरियल ग्रेडल, तो पिक्टोरियल ग्रेडल जो होता है वो किसके पास होता है, क्लैविकल बोन का ही दूसरा क्लैविकल बोन से सीधी सीधी जुड़ती है। इसका भी आंसर सही हो जाएगा। आप बहुत सारे फिगर्स मैंने इसीलिए लगाए थे मेरे प्यारे बच्चों कि आपको सारी चीजें क्लियर रहें। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
व्हाट आर बोन फॉर्मिंग सेल कॉल्ड? बोन फॉर्मिंग सेल की बात हो रही है, अभी हमने क्वेश्चन किया था थोड़ी पहले ही। हाँ, ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट है, इनकी आपको जो वर्किंग फॉर्म है, जो वर्किंग कैपेसिटी है, या वर्किंग एफिशिएंसी है, या वर्किंग टू है, कि मतलब किस चीज के लिए जाने जाते हैं, क्या इनकी वर्किंग है, तो ये मैंने कल भी बताई थी आपको, आज भी बताई थी। चलिए जल्दी से आप आंसर करें। ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोसोन्स, ऑस्टियोसाइट्स। चलिए चलिए जल्दी करें, जल्दी फटाफट आंसर करें। क्या आंसर होगा इसका? हाँ बेटा, चलिए चलिए बहुत अच्छे, लगभग ऑलमोस्ट सबका आंसर सही है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑस्टियोब्लास्ट। बोन फॉर्मिंग सेल जो है वो ऑस्टियोब्लास्ट है। अगर बोन में फिर कोई दिक्कत होगी तो उसको रिपेयरिंग वगैरह, टूट फूट जितना भी काम करना है वो सब ऑस्टियोब्लास्ट करेगा। ठीक है, तो बी आंसर इसका सही हो जाएगा। हाउ मेनी बोन्स डज अडल्ट ह्यूमन बॉडी हैव? तो ये बहुत हार्ड क्वेश्चन था, इसलिए मैंने इसका आंसर डायरेक्टली लिख दिया। आप लोग इसको याद कर लेना। ह्यूमन बॉडी में टोटल कितनी बोन्स होती हैं? 206 बोन होती हैं। एंड एक्सियल स्केलेटल सिस्टम कंप्राइज ऑफ बोन्स। ये भी हार्ड क्वेश्चन था थोड़ा, तो हार्ड हार्ड क्वेश्चंस मुझे लगता है कि टाइम नहीं खराब करना चाहिए ज़्यादा, उनके आंसर सीधे लिख दिए। इनमें 80 होती हैं। ठीक है, और इसी के मतलब ऑपोजिट अपेंडिकुलर सिस्टम होता है, उसमें कितनी होती है? उसमें मेरे प्यारे बच्चों 126 बोन होती है। चलिए, द ह्यूमन वर्टिब्रा क्लासिफाइड एज द टाइप ऑफ बोन। ह्यूमन वर्टिब्रा, वर्टिब्रे को कौन सी बोन में रखा जाता है? लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन, फ्लैट बोन, इर्रेगुलर बोन? जल्दी से चलो करें फटाफट आंसर करें। देखिए, लंबी बोन तो हो नहीं सकती, करिए इसको काटिए। इर्रेगुलर बोन में ये आ नहीं सकती, फ्लैट बोन होती नहीं है, तो एक ही बोन बची बेचारी, शॉर्ट बोन। ठीक है, 24 देखते हैं। द रिब, स्टर्नम एंड स्कैपुला आर ऑल टाइप ऑफ बोन। रिब्स आपकी, स्टर्नम आपकी, स्कैपुला। आप सीधा सीधा स्टर्नम से इसका आंसर लगा सकते हैं। तो ये किस टाइप की बोन हो जाएगी? स्टर्नम आपकी। चलिए जल्दी से आंसर करें आप फटाफट। स्टर्नम किस तरह की बोन होगी आपकी? चाहे स्टर्नम की बात करो आप, रिब केज की बात करो, या स्केपुला की बात करो, ये सारी की सारी बोन जो है वो क्या है? फ्लैट बोन्स है। चलिए 25 देखते हैं। अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम हमने अभी बताया था, कितने बोन होती है इसमें? 126। विच ऑफ द फॉलोइंग बोन्स लिस्टेड इज एन एग्जांपल ऑफ लॉन्ग बोन? चलिए, लंबी बोन इनमें से कौन सी बोन होती है? ठीक है, चलिए करें आंसर करें जल्दी से आप। चलिए आंसर कर लिया होगा आपने। चलिए देखिए, मैंडिबल जो होती है वो लॉन्ग बोन नहीं होती। फेलांजेस आपकी छोटी छोटी होती हैं, वो भी लॉन्ग बोन्स में नहीं आएंगी। रिब्स आपकी कैसी हो गई? फ्लैट बोन हो गई। तो बची कौन सी? आपकी अल्ना। तो रेडियस और अल्ना दोनों ही किस में आती हैं? लॉन्ग बोन्स में आती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बोन्स लिस्टेड इन एन एग्जांपल ऑफ शॉर्ट बोन? छोटी बोन में कौन सी आएगी? देखिए, चलिए चलिए फटाफट जल्दी से 5 सेकंड में आंसर लगाएं आप अपना, जल्दी से फिर बात करते हैं। चाहे देखिए रेडियस की बात करें, डी आंसर गलत, क्योंकि ये लॉन्ग बोन होती है। रेडियस और अल्ना दोनों। फीमर तो सबसे लंबी बोन है। क्रेनियम बोन ये भी नहीं है, तो कार्पल बोन जो होंगी वो शॉर्ट बोन है। ठीक है, चलिए 28। स्टर्नम इज वेरी इंपॉर्टेंट बोन दैट प्रोटेक्ट। ये मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है कि स्टर्नम जो होती है वो पर्टिकुलर किस पार्ट का प्रोटेक्शन करती है? ब्रेन का, हार्ट का, लंग का, या लिवर का? चलिए फटाफट करें आंसर जल्दी से। 5 सेकंड आपके पास है और बाकी फिर टाइम मेरे पास है। चलिए चलिए करें बेटे। इसमें क्या आंसर हो जाएगा? इसमें लिवर जो आंसर हो जाएगा, क्योंकि लिवर का प्रोटेक्शन जो है वो कौन करती है? स्टर्नम करती है। रिब केज आपका हार्ट और आपका लंग्स, इन दोनों की प्रोटेक्शन करता है, राइट। चलिए, तो 29। व्हाट इज द सेंटर ऑफ द बोन? व्हाट इज इन द सेंटर ऑफ द बोन? तो सेंटर ऑफ द बोन में क्या होता है? हमने सबसे पहले दिन की दूसरी स्लाइड में जब हम स्केलेटल सिस्टम करना शुरू किया था, तभी हमने इसकी बात करी थी कि सबसे अंदर क्या होता है? सबसे अंदर हमारा होता है बोन मैरो।
ठीक है। तो और बोन मैरो में भी दो टाइप के बोन मैरो होते हैं, रेड बोन मैरो और येलो बोन मैरो, इसकी भी बात हमने की थी। तो मैंने ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन आज के पेपर में रखे नहीं थे, ठीक है। अगले वाला जब भी पेपर होगा तो उसमें अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे। हालांकि ये कि ये टीजीटी पीजीटी के लिए एक्सीलेंट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर ऑर्गेनिक कंपोनेंट ऑफ द बोन। इस क्वेश्चन को आप करिए तो मुझे लगेगा कि हाँ आपने थोड़ी सी पढ़ाई करी है। चलिए जल्दी, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, और आई होप दैट कि इस क्वेश्चन को कितने लोग करते हैं फटाफट जल्दी से देखते हैं। हिमांशु, चलिए चलिए, अच्छे, बहुत अच्छे, शाबाश, बढ़िया। चलिए, तो इसका कोलिजन इसका क्या है, इसका राइट आंसर है। और क्योंकि हम ये पहले भी पढ़ चुके हैं, पूरा एक्सप्लेनेशन मैंने इसमें किया हुआ है आपका कि मेजर ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो कोलिजन से मिलकर बना हुआ होता है। दो टाइप के बोन एलिमेंट हमने बताए थे, तो इसका ये आंसर सही हो जाएगा। अगर आपका फिर भी इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपको लगता है कि अगर छूट गया है या इससे रिलेटेड टॉपिक कुछ छूट गया है, तो आप हमें सीधा चाहे तो हमें कॉल करके बता सकते हैं, या फिर आपके पास ढेर सारे, चाहे जीमेल पे, मेल पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, कहीं पे भी आप बता सकते हैं। वी विल टेक कंसीडर योर रिक्वेस्ट। सो फॉर टुडे इतना ही आज की क्लास के लिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए मेरे प्यारे बच्चों, ढेर सारा प्यार दुलार आपके लिए, और अपनी सेहत का ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। बहुत जल्दी एग्जाम्स भी आने वाले हैं। वी विल डू रॉक ऑन एग्जामिनेशंस।